एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो कल हम लोगों ने इन्वेंट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था और उसमें पहला मॉडल पढ़ लिया था। सारी कॉस्ट देखी थी कौन कौन सी होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और बैक ऑर्डर कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटअप कॉस्ट। जब हम लोग इंटरनली उसी चीज सेम प्रोडक्ट को इंटरनली प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, सेटअप कॉस्ट। तो आज हम लोग वाला मॉडल देखेंगे कि सेटअप कॉस्ट कहाँ पे यूज होती है। फिलहाल तो हम लोग अब सेकेंड मॉडल की तरफ चलते हैं, जो कि अपना है मॉडल 2। EOQ विद प्राइस ब्रेक, ये अपना सेकेंड मॉडल है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले मॉडल में क्या दो चीजें निकालना सीख ली थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करे ताकि हमारी जो इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो क्या वो मिनिमम हो। और उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। उसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूले निकाले थे कि भाई साइकिल टाइम कितना होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कल देख ली थी, आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। तो उसके बाद जो अपना सेकेंड मॉडल है वो है EOQ विद प्राइस ब्रेक, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल एकदम जैसे जनरल में हम लोग देखें कि हम लोग कोई भी एक पीस खरीदने जाए मान लो, तो जब हम लोग एक पार्ट खरीदते हैं, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कॉस्ट कुछ और होती है। अगर हम उसी से कहें कि हमें 10 खरीदने हैं, 20 खरीदने हैं या 30 खरीदने हैं, 40 खरीदने हैं, तो वो क्या करता है कि भाई अगर इतने हम लोग एक साथ खरीद रहे हैं तो भाई कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट दो, यानी कि थोक वाला जो उसको बोलते हैं ना अपनी भाषा में, कि थोक में उसको कितना कम कर सकते हो, कुछ रेट कुछ कम कर लो। तो ये वही क्वांटिटी डिस्काउंट है। जब हम लोग लार्ज क्वांटिटी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब ऑर्डर करते हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट देता है, ठीक है। अपना जो भी जब वो सप्लाई कर रहा है वो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस ब्रेक या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट। प्राइस ब्रेक या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ये क्वांटिटी डिस्काउंट तो ये किस पे मिल रहा है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली, ये मिल रहा है अपन को यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम पे मिल रहा है। यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम या फिर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बोल दो, जो भी प्रोडक्ट अपन लोग परचेज कर रहे हैं उस पर हम लोग को ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। यानी कि पहले अगर हम लोग खरीद रहे थे 10 पीस तो हमको पड़ रहा था 20 रुपीज का मान लो एक, लेकिन अब हम खरीद रहे हैं 500 पीस तो हमें दे रहा है 18 रुपीज का पर पीस। तो जो अपन को 2 रुपए का मिल गया वो क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो अब हमें क्या करना होता है इसमें, भाई हम लोगों का मेन एम क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट जितना भी अपन लोग इन्वेंट्री में कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कॉस्ट चेक करेंगे अलग अलग क्वांटिटी पे, जहां डिस्काउंट मिल रहा है वहां पर, और EOQ पे, क्योंकि EOQ पे तो हमें पता है कि ऑलरेडी मिनिमम होती है। तो एक बार वहां चेक कर लेंगे, उसके बाद जहां जहां डिस्काउंट मिल रहा है वहां चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं, इधर बोल देंगे कॉस्ट और इधर बोल देंगे क्वांटिटी। और हमको पता है कि टोटल कॉस्ट का जो अपना ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना भाई, ऐसा ही होता है। हम लोगों ने बनाया था, याद होगा, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और फिर उसका टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाया था। ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। और अगर हम लोग टोटल कॉस्ट देखें तो यहां पे टोटल कॉस्ट क्या है, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। इसमें हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डिस्काउंट इसी पे मिल रहा है, यूनिट प्राइस पे, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे। अदरवाइज पिछले वाले मॉडल में तो हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों से काम चला रहे थे, इसको मान रहे थे कि ये तो कांस्टेंट ही रहना है, क्यों, क्योंकि यूनिट प्राइस चेंज नहीं होना है और क्वांटिटी डिमांड एनुअल उतनी है। तो इसको हम देखें तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, D इंटू सी प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, D/Q इंटू C0 प्लस होल्डिंग कॉस्ट कितनी होती है अपनी, Q/2 इंटू CH।
तो ये जो अपनी टोटल कॉस्ट है अपन को यही चेक करना है हर पॉइंट पे और देखना है कहाँ पे मिनिमम आ रही है। जहां पे मिनिमम आ रही है उतनी ही क्वांटिटी हम ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसी चीज को ग्राफ में देखें तो कैसे देखेंगे, जब मान लो हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ क्वांटिटी है क्यू स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पे अपनी कॉस्ट क्या होगी, ये अपनी कॉस्ट होगी, इस पे ये मिनिमम होगी। भाई सिंपल ऐसे ग्राफ बनता था हमारा। अब देखो क्यू स्टार कुछ क्वांटिटी है, मान लो उसने वो कह रहा है कि अगर इससे ज्यादा कुछ ऑर्डर करते हो, कुछ मान लो ये 400 कुछ आ रही है, 300 आ रही है कुछ, वो कह रहा है अगर 1000 ऑर्डर करते हो तो हम कुछ प्राइस डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ नेक्स्ट हायर लेवल पे अपन क्वांटिटी Q1 ऑर्डर की जहाँ पे अपन को डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहां पे जब अपना ये ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा सिंपल, लेकिन जैसे डिस्काउंट मिलेगा तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और फिर ये उसके बाद ऐसे बढ़ेगा। मान लो उसके बाद उसने एक बार और डिस्काउंट दे दिया, एक बार और डिस्काउंट दे दिया, तो फिर अपना ग्राफ नीचे आएगा, फिर आगे ऐसे जाएगा। क्लियर है बात? तो ये अपन को क्या मिल रहा है, जो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो ये अपन को मिल रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये जो है अगर इस कॉस्ट की बात करें जो आगे जा रही है, ये वाली नहीं, ठीक है, ये कॉस्ट की बात करें जो हम लोग ये आगे जा रही है, तो ये जो कॉस्ट है ये विदाउट डिस्काउंट है, विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, ये अपना प्राइस ब्रेक है, फर्स्ट प्राइस ब्रेक, और ये जो अपन लोगों को सेकेंड क्वांटिटी है ये Q2 जहां पे हमको ये डिस्काउंट मिला है दूसरा, तो ये क्या है अपना सेकेंड प्राइस ब्रेक। बात सिंपल सी है कि जहां जहां पे हम लोग डिस्काउंट मिलेगा वहां पे टोटल कॉस्ट निकाल के देखेंगे और देखेंगे जिस जगह पे अपनी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है उतनी ही क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अपना एम क्या है, अल्टीमेटली अपना एम है कि अपनी कॉस्ट मिनिमम कहां पे हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे चेक कर लिया था मिनिमम ईगो क्यू पे, फर्स्ट डिस्काउंट पे कॉस्ट चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट पे, फिर सेकेंड डिस्काउंट पे कॉस्ट चेक करेंगे, इन तीनों जगह कॉस्ट चेक करेंगे। मान लो कि ईओक्यू अपना कितना था, कुछ 400 था, कह रहा 1000 लोगे तो हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे 5% का, और यहाँ लोगे 2000 और अबव लोगे तो डिस्काउंट दे देंगे अपन कितना 10% का। तो जब डिस्काउंट होगा तो एकदम से कॉस्ट नीचे आएगी कि नहीं आएगी, सीधी सी बात है आएगी। क्यों? क्योंकि उसके इसी पॉइंट पे कॉस्ट मान लो एक प्रोडक्ट की पड़ रही है 2 रुपए 10 रुपए, अब पड़ रही है 8 रुपए, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्राइस ब्रेक मिलेगा। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो पार्ट नीचे आ रहा है ये हमेशा इसके नीचे ही हो सकता है ऊपर हो, तो यही हमको चेक करना है कॉस्ट। हम लोग एक अभी क्वेश्चन करेंगे गेट का आया हुआ, और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखेंगे उसमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हम उसके आगे देखेंगे यही वाला सेम डायग्राम बना के, ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए कि आखिर क्वांटिटी डिस्काउंट है क्या, प्राइस ब्रेक मॉडल है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के आगे एक्सटेंशन है ये, इसमें कुछ नहीं, बस अपन को क्या मिल रहा है, जो यूनिट परचेज प्राइस है, यूनिट कॉस्ट है, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारी परचेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम इसमें तीनों कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं गेट का। क्वेश्चन है, इसको काट के अपने रेंज में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि एनुअल डिमांड फॉर विंडोज फ्रेम इज 10,000, यानी डी की वैल्यू दे दी अपन को, हम लोगों को डी की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, डी की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, कितनी है 10,000। उसके बाद कह रहा है ईच फ्रेम कॉस्ट इज ₹200, यानी सी की वैल्यू दे दी है, यूनिट कॉस्ट ₹200 पर फ्रेम।
एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट CO दे रखा है 300 पर ऑर्डर, और दे रखा है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि CH की वैल्यू दे रखी है कितनी 40 पर फ्रेम पर ईयर, 40 पर फ्रेम पर ईयर, ये हमको कॉस्ट दे रखी है किसकी। अब वो कह रहा है, अब देखो अब उसका खेल चालू हुआ डिस्काउंट वाला। द सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर 2% डिस्काउंट इफ द ऑर्डर क्वांटिटी इज if the order quantity is 1000 और मोर, यानी कि अगर अपन लोग 0 से 99, अगर हम लोग 0 से 1999 तक का ऑर्डर देते हैं तो अपन को 0% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो रेट है कितना रेट है 200 पर फ्रेम, उतना ही मिलेगा। उसके बाद कह रहा है अगर अपन लोग 1000 से 2000 देते हैं, यानी कि 199 तक ऑर्डर करते हैं तो अपन को दे रहा है 2% डिस्काउंट 1000 और मोर, एंड 4% इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज 2000 और मोर। ठीक है, तो ऑर्डर क्वांटिटी अगर 2000 एंड मोर है, मतलब उससे ज्यादा हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको ये मत सोचने लगना कि ज्यादा क्वांटिटी लेते रहेंगे डिस्काउंट मिलता रहेगा, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमने 5 लाख ऑर्डर कर दिया, हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक लिमिट तक जितना उसको हो पाएगा, जितना वो सस्टेन कर पाएगा उतना डिस्काउंट देगा, उसके बाद देना बंद कर देगा। तो उसने कहा 2000 तक हम डिस्काउंट देंगे, उसके ऊपर रेट सेम ही रहेगा 4% डिस्काउंट के बाद। अगर हम लोग उसमें 2000 में अगर अपन लोग देखें डिस्काउंट के बाद कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इस केस में कॉस्ट कितनी होगी, इस केस में कॉस्ट कितनी होगी, इतनी होगी। इस केस में अगर 2% डिस्काउंट मिल जाएगा तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 196 रुपीस पर फ्रेम, और अगर हमें 4% डिस्काउंट मिल जाएगा तो कितनी हो जाएगी 192 रुपीस। यानी कि अगर हम लोग 1000 के अंदर ऑर्डर कर रहे हैं तो 200 रुपए का एक फ्रेम पड़ेगा, 1000 से 2000 के अंडर ऑर्डर कर रहे हैं तो 196 का पड़ेगा, और इसके बाद 192 का पड़ेगा। तो ऐसा उसने हमको बोल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि भाई यही तो हमको कॉन्सेप्ट लगाना है अपना कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें। एक तो अपने आप पास होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम लोग अभी निकालेंगे फॉर्मूले से, जहां पे हमें पता है कॉस्ट मिनिमम होती है। उसके बाद फिर हम लोग निकाल के देखेंगे कितना 1000 पे, क्योंकि 1000 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 2%। फिर हम लोग निकाल के देखेंगे किस पे 2000 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 4%। और तीनों पे टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें। जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे जहां पे अपनी कॉस्ट क्या होगी मिनिमम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले EOQ निकालते हैं, Q स्टार फॉर्मूला कल हम लोगों ने देखा था, कई सवाल भी लगाए थे। CH, तो जब यहां से Q स्टार निकाल रहे हो, वैल्यू अपन को पता है सारी, ये वैल्यू रखोगे क्योंकि फ्रेम की कॉस्ट कितनी है, सॉरी इसकी जरूरत तो पड़ती ही नहीं है हम लोगों को, हम लोगों की जरूरत पड़ेगी CH की, CO की और डिमांड की। तो डिमांड कितनी है 2 × 10,000 × 300 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है Q स्टार की वो कितनी आ रही है 388। तो सही है, हम लोग को इस पे मिल रहा है 388, तो इसके अंदर आ रहा है 388। तो हमारा Q स्टार पे हम लोगों को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इसी में क्या होता है, कभी कभी के ये जो CH की वैल्यू दे देता है परसेंटेज ऑफ C दे देता है, कल देखा था ना हम लोगों ने इस क्वेश्चन में। तो जब दे देगा तो हमें हर रेंज का क्या निकालना पड़ेगा EOQ, हर रेंज का EOQ निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर देखेंगे कौन सा EOQ फिजिबल है। फिजिबल मींस कौन सा रेंज में लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो हम लोग उसको चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब लाई नहीं कर रहा है तो यानी कि जो हम लोगों ने CH की वैल्यू निकाली है उसके हिसाब से है ही नहीं। तो चलो अपनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कॉस्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट एट EOQ। EOQ यानी कि Q स्टार। तो अपनी टोटल कॉस्ट क्या है D × C प्लस D/Q × C0 प्लस Q/2 × CH। तो अगर हम लोग देखें तो अपनी कॉस्ट के हिसाब से ये क्या है परचेज कॉस्ट,
ये क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये क्या है होल्डिंग कॉस्ट। तो जब हम लोग क्यू स्टार इक्वल टू ले रहे हैं कितना 388, तब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि अपन ऑर्डर कितने कर रहे हैं 388। अगर 388 का ऑर्डर करें या 1000 का करें या 2000 का ऑर्डर करें तो उससे अपनी एनुअल डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी कि एनुअल डिमांड कितनी है 10,000 इंटू कॉस्ट कितनी है 200 दे रहा है अभी। 388 मतलब कि वो 1 से 1000 के बीच में, तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी पर फ्रेम 200 प्लस डी कितना है 10,000 डिवाइड बाई क्यू कितना है 388 प्लस 388 डिवाइड बाई 2 इंटू सी एच कितना है 40। सी एच अपना कितना है 40, ठीक है। तो यहां से जो कॉस्ट निकल के आ रही है टोटल कॉस्ट एट क्यू स्टार 2015,492 रुपीज, 492 रुपीज इतनी कॉस्ट अपनी आ रही है किस पे क्यू स्टार पे। तो पहली कॉस्ट निकल आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद जो डिस्काउंट मिल रहा है उन पे कॉस्ट चेक करेंगे, ठीक। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट अपन को कितने पे मिल रहा है 1000 यूनिट पे। तो यहां पे अगर अपन लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगी 1000 इंटू, अब फ्रेम की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, यही डिस्काउंट मिल रहा है कितने का 2% का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे सी पे परचेज कॉस्ट पे, यानी कि 196 प्लस डी कितना है, डी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है कभी भी, एनुअल डिमांड उतनी की उतनी रहनी है। क्यू कितना हो गया है 1000 इंटू सी नॉट 300, ठीक है, सी नॉट 300 प्लस क्यू कितना है 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 40, ठीक है। यहां पे अपना एक चीज और होगी, अपन ने सी नॉट से मल्टीप्लाई नहीं कराया है, ठीक है। तो सी नॉट कितना हो जाएगा इंटू 300 और फिर प्लस कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये अपन ने डी बाई क्यू इंटू सी नॉट। तो यहां से जब हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं 1000 यूनिट पे, तो अपनी टोटल कॉस्ट निकल के कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 1983000, 1983000। और देखो हम लोग को साफ दिख रहा है कि इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो ईओक्यू पे इतनी है और इस पे कम है, कम है, क्लियर है ना बात, कम है। तो देखो इससे तो बेटर यही ऑर्डर है कि हम 1000 का ऑर्डर करें। अब उसके बाद नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है अपना, नेक्स्ट है अपना सेकेंड डिस्काउंट 2000 यूनिट पे है, कितना है 4% किस पे है परचेज कॉस्ट पे। तो जब हम लोग टोटल कॉस्ट 2000 पे निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 2000, रेट कितना हो जाएगा 192, भाई इसमें 2% डिस्काउंट करते हो 196, इसमें 4% 192 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 300 प्लस 2000 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, क्योंकि अपन का ऑर्डर क्या हो रहा है, क्यू की क्वांटिटी कितनी होती जा रही है ऑर्डर की 1000 होती जा रही है, यहाँ पे 2000 होती जा रही है। तो उस हिसाब से अपन क्या करेंगे क्यू की वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो यहाँ से फाइनल जो अपनी कॉस्ट आ रही है थर्ड कॉस्ट वो कितनी आ रही है 196,150, 196,150, ठीक है। ये यहां तक आ रही थी, पॉइंट में था 49.2। नहीं ये पॉइंट में नहीं था, ठीक है। यहां पे एक जीरो और आ रहा है, तो इतनी कॉस्ट अपनी आ रही है। तो हम लोगों ने 3 कॉस्ट निकालनी थी, तीनों कॉस्ट निकालनी है हम लोगों ने, ठीक है। एक कॉस्ट कितनी है 2000 पे, एक कॉस्ट कितनी है 1000 पे और एक है अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। अब हम लोग तीनों को कंपेयर करेंगे, मिनिमम कॉस्ट किस में आ रही है 2000 वाले में, तो हम इस ऑर्डर को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेंगे। तो जो अपने ऑप्शन में था कि ऑर्डर 200 फ्रेम्स एवरी टाइम, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, पता नहीं कहाँ से लिख दिया। 4% वाले को अपन एक्सेप्ट करेंगे, ये तो गलत है। 2% वाले में भी कम आ रही है और इकोनॉमिक ऑर्डर भी कम आ रही है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा सी पार्ट। 2 मार्क्स का आया था, बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए गेट में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। कभी कभार 2-3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक टोटल मिला के,
तो सिंपल हमें करना कुछ नहीं है, ईओक्यू निकालना है, फिर देखना है वो फिजिबल है कि नहीं, रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ईओक्यू पे कॉस्ट निकालनी है अगर फिजिबल है, उसके बाद फर्स्ट डिस्काउंट पे, फिर सेकंड डिस्काउंट पे। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है 99% टाइम वही आंसर होता है। अगर टाइम ना बचे, 1-2 मिनट बचा है तो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं, सॉल्व कर लो, इतना टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन ज्यादा है, टफ नहीं है। आगे देखो आप, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग ग्राफ में देखें, इसी सेम एग्जाम्पल को अगर हम लोग ग्राफ में देखें, जो हम लोगों ने पहले ग्राफ बनाया था, यहां क्या था, कॉस्ट, यहां क्या था, क्वांटिटी, यहां पे क्या था, कॉस्ट, यहां पे क्या था, क्वांटिटी, यही दोनों चीजें थी। आगे जरा देखो कि पहले जब हम लोगों की कॉस्ट में कोई डिस्काउंट नहीं था तो अपना ग्राफ ऐसे था, कुछ अपना ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है। और इस ग्राफ के इस पॉइंट पे अपन को मिनिमम कॉस्ट मिल गई थी, और ये था क्यू स्टार, और क्वांटिटी थी 388, और यहां पे जब अपनी कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 201, जो कॉस्ट आ रही थी अपनी कॉस्ट, वो आ रही थी 492 राउंड में थे, ठीक है, 492 इतनी कॉस्ट आ रही थी इस पॉइंट पे। फिर हम लोगों ने क्या किया भाई, जो अपना वेंडर, जो अपना सप्लायर था, उसने कहा कि हम चलो डिस्काउंट दे देते हैं। उसने कहा कि 388 छोड़ो, अगर 1000 यूनिट खरीदते हो तो हम 2% का डिस्काउंट दे देंगे। तो जैसे हम लोग पहुंचे 1000 पे, ये मान ले रहे हैं कि Q इक्वल टू क्या है, 1000, हमको क्या मिलेगा, यहां पे डिस्काउंट मिलेगा कुछ, ये क्या है अपना 1000, डिस्काउंट मिला कुछ। और डिस्काउंट पे जब हम लोगों ने कॉस्ट देखी तो कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट जो इस पॉइंट पे आ रही है 2% डिस्काउंट पे, वो कितनी आ रही है, 1983000, कितनी आ रही है, 1983000। मैं देखो वही ग्राफ बना के दिखा रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहां पे अपन को डिस्काउंट मिला, ये कॉस्ट मिली अपन को। अब इसके बाद 1000 से लेके उधर तक कोई अपन का प्राइस चेंज नहीं है, कोई प्राइस चेंज नहीं है, तो अपना नॉर्मल ऐसे ग्राफ चलेगा, ठीक है। और जैसे ही क्वांटिटी कितनी आएगी, जैसे ही क्वांटिटी आएगी अपनी 2000, क्वांटिटी आएगी 2000, फिर अपन को डिस्काउंट मिलेगा 2000 पे। और जो 2000 पे अपन लोगों ने कॉस्ट निकाली है, ठीक है, वो कॉस्ट कितनी है देखो, 1965 1961500, इतनी कॉस्ट आई है 2000 पे। और इसके बाद भी अगर देखेंगे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो अपना ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये जो अपना यहां पे एकदम से कॉस्ट गिरी 1000 पे, ये अपना क्या है, फर्स्ट प्राइस ब्रेक। और यहां पे जो कॉस्ट गिरी है अपनी, ये क्या है, अपना सेकेंड प्राइस ब्रेक। और अगर मान लो प्राइस ब्रेक ना मिलता इस पॉइंट पे, तो अपनी कॉस्ट ऐसे आराम से बढ़ती रहती, ठीक है। तो ये है कॉस्ट विदाउट प्राइस ब्रेक। लेकिन प्राइस ब्रेक तो हम लोगों को मिल गया है, तो हम लोगों की कॉस्ट नीचे आ गई है। तो ग्राफ अपना ये है। और देखो ग्राफ से कितना इजी है, 388 पे अपन को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 388 पे अपन को कितना खर्च करना पड़ रहा है, इतना। अगर हम लोग 1000 की बात कर रहे हैं तो कितना खर्च करना पड़ रहा है, इतना। और 2000 पे इतना। तो देख लो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, ये वाला। तो कौन सा चूज करेंगे अपन लोग कौन सा चूज करेंगे, 4% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था कि भाई ये क्या है, कि भाई मॉडल ईओक्यू विथ प्राइस ब्रेक वाला मॉडल क्या है,
तो सिंपल क्या है कि हम लोगों को प्राइस चेक करना है। जब हम लोगों को क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा हो, हमेशा नहीं मिलेगा, ये स्पेशली वाला है कि जब कोई कह रहा हो कि हाँ कुछ ऐसे भी है कि नहीं चाहिए खरीदो चाहे 50,000 खरीदो प्रोडक्ट, हम कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं देंगे, तो ऐसे केस में हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां पे हम लोगों को क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब ईओक्यू निकालेंगे, उस पर प्राइस चेक करेंगे, फिर फर्स्ट पे फिर सेकंड पे जितने भी डिस्काउंट दे रहा है उतने पे अपन लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि नॉर्मली ग्राफ ऐसे जाएगा, फर्स्ट ब्रेक के बाद नीचे आएगा, फिर सेकंड के बाद नीचे आएगा, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो अपन लोग क्या करेंगे, वहां पे कॉस्ट चेक करेंगे। तो ये अपना सेकंड वाला मॉडल था। नॉर्मली ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस का मॉडल है, कन्वेंशनल क्वेश्चन ईएस में बहुत आते हैं इससे, लेकिन एक दो बार क्या 3-4 बार गेट में भी यहां से क्वेश्चन आया है, तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने यूपी देख लिया, हम लोग नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल अपना कौन सा है, प्रोडक्शन मॉडल और बिल्डअप मॉडल। ठीक है, तो हम लोगों का सेकंड मॉडल भी कंप्लीट हो गया, हम लोग थर्ड मॉडल की तरफ चलते हैं। थर्ड मॉडल अपना कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी कम ही आए हैं गेट में। मॉडल 3 इन्वेंट्री का, मॉडल 3 इन्वेंट्री का इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन और बिल्डअप मॉडल। क्यों बोलते हैं हम लोग अभी देखेंगे। मैं बात कर रहा था ना, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और एक सेटअप कॉस्ट होती है, तो ये वो एग्जांपल है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से आउटसोर्सिंग करने की वजह क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरनली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरनली सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें कार की, तो कार के टायर क्या होते हैं भाई, कार जब बेचता है कोई वेंडर बना के, तो टायर क्या करता है, बाहर से आउटसोर्सिंग करता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं बाहर से आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, अपने पास जगह है, एक छोटा सा प्लांट लगा लेते हैं, वहां से वो टायर को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे और फिर अपनी कार में यूज करेंगे। ठीक है, तो जब बाहर से हम लोग बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जितना बनाएंगे पर डे उतना ही यूज कर लेंगे, कि भाई पर डे हमको क्या कहते हैं 10 टायर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम 10 ही बनाएंगे और 10 ही रख लेंगे, ना ना ना, हम लोग क्या करेंगे ज़्यादा बनाएंगे। क्यों, मान लो कुछ प्लांट में प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हमारे पास एक इन्वेंट्री रहे, ताकि अगर 10 दिन तक अपना टायर वाला प्लांट बंद भी है तब भी हम उसको क्या कर सकें, यूज कर सकें। या फिर महीने में सिर्फ 10 ही दिन चलाएंगे, बाकी 20 दिन 10 दिन में चला के इतने बना लेंगे कि आगे 20 दिन क्या करेंगे, उसे कंजम्पशन करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, अपने प्लांट की कॉस्ट कम हो जाएगी, रनिंग कॉस्ट, क्योंकि 10 ही दिन तो चल रहा है, उसी में हमने इतना काम कर लिया। तो वो वाला जो मॉडल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्शन और बिल्डअप मॉडल। देखो इसमें क्या होता है, मैं डायग्राम बना के बताता हूं। ठीक है, तो देखो इसमें सेम वैसा ही होगा जैसे पहले हो रहा था, कि हम लोगों ने कोई क्वांटिटी क्यू ली है और इसको यहां से कोई क्वांटिटी क्यू है, यहां पे क्या होता था, स्टॉक, और यहां पे होता था टाइम। यही दो स्केल होती थी अपने मॉडल वाले में। क्वांटिटी क्यू ली है, उसको अपन लोग कुछ कांस्टेंट रेट से क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। हमने कांस्टेंट रेट से उसको कंज्यूम कर लिया, थोड़ा और ज्यादा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें कई टर्म आएंगे। ठीक है, उसे हमने कांस्टेंट रेट से कंज्यूम कर लिया। किस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं, डी। साइकिल टाइम कितना है, अगर साइकिल टाइम की हम लोग बात करें तो वो कितना है, टी, जितने में अपन जो अपना प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ये अपना फर्स्ट मॉडल है कि अपन लोग कुछ क्वांटिटी क्यू ऑर्डर करते थे, उसको क्या कर लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे, टाइम साइकिल टाइम टी में। ठीक, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में अपन को वो प्रोडक्ट जो है, जो क्वांटिटी क्यू है, इसको इंस्टेंटेनियसली नहीं फिल हो जाएगी, उसको हमने धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा, ग्रेजुअली बिल्डअप करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो प्रोड्यूस करेंगे तो उसी में से कुछ पार्ट कंज्यूम होगा और कुछ पार्ट इन्वेंट्री में जाके स्टोर हो जाएगा। तो वही हमें देखना है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें
अब हम लोग बात कर रहे हैं असली मॉडल की, तो पहला मॉडल था, ठीक। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई। यहां पे किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, डी, यहां से किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, डी, और हम लोग प्रोड्यूस किस रेट से कर रहे हैं, ये क्या टाइम है। अगर हम लोग इस टाइम की बात करें तो ये जो टाइम है ये है टीपी। टीपी क्या है, प्रोडक्शन टाइम। मैं इसको नीचे लिख दूंगा, अभी रुक जाओ, सारे एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो ये टीपी टाइम क्या है, प्रोडक्शन टाइम। इतने में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो टायर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोड्यूस करके क्या कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं साथ, ठीक। मान लो अगर कंज्यूम ना कर रहे होते, अगर कंज्यूम ना कर रहे होते तो इतने ही टाइम में अपने पास क्वांटिटी ज्यादा होती, ज्यादा होती कि नहीं होती, ठीक है। तो मान लो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहा हूं मैं, एक सेकेंड। मान लो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कोई कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। अभी देखो एक मैं एग्जांपल दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं और पी रेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस रेट से, पी रेट से। यानी कि पर डे मान लो हम लोग 25 टायर बना रहे हैं, 25 टायर्स बना रहे हैं, और 25 में से 10 कंज्यूम कर रहे हैं, 25 में से 10 कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना बच रहा है, 15। वो जो 15 बच रहा है वही क्या हो रहा है, इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। अगर 10 बना रहे होते, 10 ही कंज्यूम हो रहे होते, तो हमारे पास स्टॉक क्या रहता है, हमेशा जीरो, ठीक है। तो इस रेट को अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस डी, जिस रेट से अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, ठीक है। यहां देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखो चीजें कितने अच्छे से क्लियर हो जाएंगी 1 मिनट में। कि मान लो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो अपनी है 500, जो अपन ने ऑर्डर मान ले रहा है कि इतना है, ठीक है। प्रोडक्शन रेट कितना है, 25 यूनिट्स पर डे, डिमांड है 10 यूनिट्स पर डे। तो मुझे बताओ कि अगर मान लो, और क्या कहते हैं, साइकिल टाइम है 30 डेज, कितना है, सॉरी 30 नहीं, 50 डेज, कितना है, 50 डेज। क्योंकि अगर 10 के रेट से कंज्यूम कर रहा है, डी अगर 10 है, तो 500 कंज्यूम करने के लिए कितने दिन चाहिए, 50 डेज चाहिए। कितने दिन प्रोडक्शन करेगा, अगर कोई कंजम्पशन ना चल रहा हो, सिर्फ प्रोडक्शन चल रहा हो, तो 500 कितने दिन में प्रोड्यूस कर देगा, 500 प्रोड्यूस कर देगा 20 दिन में, 20 डेज में। यानी कि टीपी की वैल्यू कितनी है, 20। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि हम लोग पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं 25 यूनिट, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 यूनिट्स कंज्यूम कर ले रहे हैं, बची 15 यूनिट्स, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री बिल्डअप। देखो सिंपल सी बात, अगर हम लोग कुछ कंज्यूम ना कर रहे होते तो इन्वेंट्री बिल्डअप हमारा जल्दी होता पर डे 25 के हिसाब से, और 20 डेज में कितना हो जाता, 500। क्यों, कितना है, 500, है ना, क्लियर है। आगे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 25 में से 10, इसका रेट कितना है, 10 से कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो बिल्डअप होगा वो किस हिसाब से होगा, P माइनस डी रेट से, P माइनस डी रेट से बिल्डअप होगा। तो कितने से हिसाब से होगा, 15 यूनिट, 20 दिन में कितना हो जाएगा, 300। ये इसको बोलते हैं अपन लोग QM, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। यानी कि हम लोग जो मैक्सिमम इन्वेंट्री अपन लोग कर पाएंगे अचीव, वो कितना होगा, 300। क्यों, ये तो हमने हाइपोथेटिकल बताया ना कि अगर कंजम्पशन ना हो रहा हो, कंजम्पशन तो हो रहा है कंटिन्यूस ना, पर डे 10, तो मैक्सिमम कितना पहुंचेंगे, 300। और 300 पहुंचने के बाद हम लोग प्रोडक्शन रोक देंगे। फिर जो भाई, ऐसा तो नहीं कि पूरे टाइम प्रोडक्शन चलाते रहेंगे तो इन्वेंट्री बिल्डअप ही होती चली जाएगी, बहुत सारी बिल्डअप हो जाएगी, कहाँ रखोगे फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक के बाद अपना प्लांट बंद कर देंगे, फिर जो अपने पास इन्वेंट्री बिल्डअप हुई उसको सिर्फ कंज्यूम करेंगे। यानी कि जो ये टाइम है T माइनस टीपी, इस टाइम में सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है, और टीपी टाइम में प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन दोनों हो रहा है, ठीक है। और इस टाइम में देखेंगे तो अपना जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, और इस वाले में सिर्फ डिक्रीज हो रही है, यानी कंजम्पशन हो रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहें सेम, तो हम लोग का ऐसा बन जाएगा,
चलता रहेगा। ये क्या टाइम होगा, ये टीपी होगा, ये टी माइनस टीपी होगा, ये क्या होगा, पी माइनस डी रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्डअप हो रही है, और डी रेट से कंज्यूम हो रहा है। सिंपल, ये इन्वेंट्री अपना चलता रहेगा। ये जो मैंने ऊपर का बनाया है ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो कुछ जो पॉइंट इसमें ध्यान रखने हम लोगों को, पहला क्या है, पी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन रेट, कि किस हिसाब से प्रोडक्ट अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं। डी को क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन रेट, किस रेट से हम लोग अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। टीपी क्या है, टीपी वो टाइम है जहां प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन दोनों चल रहा है, प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन दोनों चल रहा है। और इसी टाइम में अगर हम लोग को ये पूछे कि इन्वेंट्री किस रेट से बिल्डअप हो रही है, इन्वेंट्री बिल्डअप रेट, तो वो क्या हो जाएगा, P माइनस डी, यानी कि 25 प्रोड्यूस कर रहा था, 25 में से 10 यूज हो गए पर डे के हिसाब से, डिमांड रेट कितना है 10, जब 10 यूज हो गए तो कितना बचा 15, तो 15 के रेट से पर डे इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। तो इस मॉडल में ध्यान रखने वाली एक चीज ये भी है कि जो इन्वेंट्री बिल्डअप है वो ग्रेजुअल है, तो अब देखो जब हम लोग इंटरनली प्रोड्यूस कर रहे थे तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेटअप कॉस्ट, क्या बोल रहे थे इसको हम लोग, सेटअप कॉस्ट। तो इसी को हम लोग सेटअप रन, अगर एक बार अपन ने एक साइकिल चलाई तो 1 सेटअप रन, 2 बार चलाई तो 2 सेटअप रन, 3 4, ये क्या है, एक तरीके से इक्विवेलेंट टू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी क्यू है, क्यू के लिए हम लोगों को एक बार सेटअप चलाना पड़ रहा है, तो यही क्या है अपना नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर, इसीलिए दोनों को सेम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, सारे टर्म क्लियर है। ये क्या है, अपनी मैक्सिमम इन्वेंट्री कहां तक पहुंचेगी, क्यूएम तक पहुंचेगी, आगे तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो सारी चीजें क्लियर है हम लोगों की। टीपी टाइम क्या है, टीपी टाइम वो है जिसके अंदर अपना प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन दोनों चल रहा है, और किस रेट से इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, पी माइनस डी रेट से, पर डे के रेट से, अपनी पर डे के रेट से इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है। और अगर टी माइनस टीपी टाइम को बात करें हम लोग, तो इसमें क्या हो रहा है, ओनली कंजम्पशन, ओनली कंजम्पशन विद डी यूनिट पर डे के हिसाब से, डी यूनिट पर डे के हिसाब से अपना कंजम्पशन हो रहा है। तो ये अपना सेकंड मॉडल है, प्रोडक्शन और बिल्डअप मॉडल। इससे क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं, लेकिन इसका भी हम लोगों को फॉर्मूला देखना है कि इसमें कॉस्ट कैसे निकालते हैं। इसमें देखो कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कोई प्राइस डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो परचेज कॉस्ट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जो अगर इसमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करेंगे सिंपल, तो क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, इसी को कहते हैं सेटअप कॉस्ट। अगर हम लोग एवरेज इन्वेंट्री की बात करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि हम लोगों के फॉर्मूले में क्या होता है, क्यू एवरेज इंटू क्या होता है, सी एच होता है। तो अगर हम लोग एवरेज इन्वेंट्री की बात करेंगे तो अपनी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, देखो ये अपना ट्रायंगल है पूरा, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दोनों का एरिया ऐड करते हैं, डिवाइड बाई फुल साइकिल से कर देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, 1/2, मैंने बताया था क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया डिवाइड बाई बेस, यही होता है। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे सिंपल तो क्या आ जाएगा, 1/2 टीपी इंटू क्यू एम प्लस 1/2 टी माइनस टीपी इंटू क्यू एम डिवाइड बाई टी। जब इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री क्या आ जाएगी, क्यू एवरेज, वो आ जाएगी क्यू एम बाई 2, यानी कि जो भी अपना मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है उसका जस्ट हाफ, तो क्यू एम बाई 2 आ जाएगी। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। अगर हम लोग इसी में देखें और हम लोग अभी क्यू एम की हमको वैल्यू निकालनी है क्यू के टर्म में, ठीक है, क्यू के टर्म में निकालनी है क्यू एम की वैल्यू। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो क्यू एम को क्या ले सकते हैं, क्यू एम को क्या ले सकते हैं, पी माइनस डी इंटू टी पी। भाई पी माइनस यानी कि 15, कितना रेट है, पी माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 15,
टीपी कितना है 20, कितना हो जाएगा 300, और हमें पता है कि मैक्सिमम इन्वेंट्री कहाँ तक जा रहा है 300। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दे रखा है ताकि अगर टर्म्स में, जनरल टर्म्स में कोई दिक्कत है तुरंत एक एग्जांपल डाल के देखो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को समझने का, याद करने का। एग्जांपल लेके चलो तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P माइनस डी इंटू टी पी। यहां से अगर हम लोग देखें QP की वैल्यू, QM की वैल्यू क्या हो जाएगी P माइनस डी इंटू टी पी। और हम टीपी को क्या लिख सकते हैं, देखो टीपी को लिख सकते हैं हम लोग P इंटू टीपी इक्वल टू क्यू। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अगर कंजम्पशन ना हो रहा हो, अगर 50 के रेट से 25 के रेट से पर डे प्रोड्यूस हो रहा हो तो 20 डेज में कितना हो जाएगा 500। क्वांटिटी कितनी है 500। ठीक है, तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स है लीनियर वाली। तो अगर हम यहां से वैल्यू लिखें किसकी, क्यू की, तो क्या हो जाएगा टीपी इंटू पी। तो यहां से अगर टीपी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दें तो क्यूएम की वैल्यू देखो क्या आ रही है, क्यू बाई डी टू पी माइनस डी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कितना होता है प्रोडक्शन वाले में, प्रोडक्शन या बिल्डअप मॉडल में। तो वो क्या होता है क्यू बाई डी पी माइनस डी। ये क्या होता है अपना मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अब टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ये अपनी है, यहां से लेके आते हैं तो क्या हो जाएगी डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू एम बाई टू इंटू सी एच। जब हम इसको आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा डी बाई क्यू। भाई यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक क्यू एम और एक क्यू, तो हम क्यों दो रखेंगे, क्यू एम का हमें पता है फॉर्मूला क्यू के टर्म में, तो उसको उठा के इसको रख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कि क्या आ जाएगा प्लस क्यू इंटू क्यू बाई टू इंटू पी माइनस डी अपॉन डी। यहां पे डी नहीं होगा, ये पी होगा। अगर हम लोग इसमें देखें तो डिमांड की बात थोड़ी कर रहे हैं, पी इंटू टीपी, पी इंटू टीपी। ठीक है, तो ये क्या होगा पी होगा। ठीक है, तो यहां से भाई यहां पे क्या है, ये टीपी प्रोडक्शन रेट कितना है 25, टीपी कितना था 20, करोगे तो 500 आ गया, यही अपना मैक्सिमम था। वैसे वैल्यू रख के भी देख लो तब भी, तो ये आ जाएगा ये यहां पे आ जाएगा P, कितना आ जाएगा P और इंटू सी एच। हम लोगों को अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की वैल्यू मिल गई है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर अगर क्वांटिटी निकालनी है तो क्या करो, इसको क्यू के टर्म में रिस्पेक्ट कर दो, सॉरी क्यू के टर्म डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, सेम जैसे फर्स्ट मॉडल में क्या किया था, मैक्सिमम इन्होंने निकाला था, निकालेंगे। तो मैं वो कर नहीं रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, बहुत ही ईजी पार्ट है, आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन हम लोग जब निकाल के देखेंगे तो क्यू स्टार की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2d सी नॉट बाई सी एच। फर्स्ट सेम वाले का क्या आएगा, एकदम एग्जैक्टली फर्स्ट सेम। ठीक है, और साथ में आएगा एक टर्म p अपॉन पी माइनस डी, p अपॉन पी माइनस डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पुराना फॉर्मूला है, बस एक टर्म याद रखना है पी अपॉन पी माइनस डी आ रहा है। और अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्यू स्टार पे देखें हम लोग तो वो सिंपल क्या आ जाती है, सेम जो पिछली वाली थी 2d इंटू सी नॉट इंटू सी एच डिवाइड बाई इन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पी माइनस डी अपॉन पी, जस्ट इसका अपोजिट। यानी कि दोनों फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे ये कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। हमेशा जो क्वांटिटी आएगी वो ज्यादा आएगी, तो p माइनस पी अपॉन पी माइनस डी की वैल्यू एक से ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, p में से p डिवाइड कर रहे हो, उसमें से भी d घटा के एक से ज्यादा होगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा एक से कम होगी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है प्रोडक्शन मॉडल की, हमेशा कम आती है फर्स्ट वाले से। ठीक है, यानी कि थर्ड मॉडल जो है वो बेटर है, बेटर बोल दो या फिर प्रिफर करते हैं हम लोग, कौन सा, ठीक है थर्ड मॉडल। क्यों,
क्योंकि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आ रही है, फर्स्ट वाले से हमारी कम आ रही है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखो हम फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, कि हम लोगों ने देखो किया क्या। हम लोग जो बाहर से आउटसोर्सिंग कर रहे थे टायर की, है ना, जो बाहर से आउटसोर्सिंग कर रहे थे, तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, बंद कर दिया है और हमने वही सेम प्रोडक्ट इंटरनली प्रोड्यूस किया है। और मैंने बताया इंटरनली जब प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरनली हम लोग ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर देंगे कि प्रोड्यूस किया और सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, प्रोड्यूस किया और सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, कुछ की इन्वेंट्री बिल्डअप करेंगे। यानी कि 2 चीजें हो गई, एक प्रोडक्शन एक कंजम्पशन। और अगर हम लोग प्रोडक्शन में से पर डे का कंजम्पशन घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री बिल्डअप रेट। तो वही मैंने बोला कि प्रोडक्शन रेट P है, कंजम्पशन रेट D है, ये क्या है D, कंजम्पशन रेट लिखा हुआ है देखो। ठीक है, प्रोडक्शन रेट जो है ना ये पर डे के हिसाब से ये है, सारा पर डे पे ही है। ठीक, कंजम्पशन यानी कि अगर अपन लोग 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 10 कंज्यूम कर ले रहे हैं तो P माइनस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यानी कि 15 के रेट से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और हम लोग जब प्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ी देर बाद प्रोडक्शन बंद कर देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई है, उसे कंजम्पशन भी तो करोगे हमेशा कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। अगर हम लोग प्रोडक्शन इन्वेंट्री बिल्डअप करते रहेंगे तो उसे कंज्यूम कब करेंगे। ठीक है, इससे अपनी कॉस्ट भी कम हो जाती है कि भाई उतनी देरी प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें कम हो जाएगी, फिर बना के उसको अगले 30 डेज तक हम यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अपन ने इन्वेंट्री बिल्डअप की और इसके बाद इतने पार्ट में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम की है, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम की है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि 2 टाइम डिवाइड हो गए, टीपी जहां पे प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन है, और एक टाइम क्या है, टी माइनस टीपी। 2 साइकिल टाइम है, टी के 2 पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। टी माइनस टीपी में क्या हो रहा है, ओनली कंजम्पशन। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला यही लगा देना सब जगह, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाई बेस। ठीक, तो अब देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी, ये होगी। और यहां से हम लोगों ने 2 फॉर्मूले निकाले, एक QM इक्वल टू P माइनस D इंटू टीपी और Q इक्वल टू TP माइनस P, TP इंटू P। देखो इस QM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, TP इंटू P माइनस D। क्यों, क्योंकि किस रेट से बढ़ रही है, 15 पर डे, तो कितने दिन में कितना हो जाएगा, 15 मतलब पर डे का रेट इंटू नंबर ऑफ डेज, तो क्वांटिटी निकल आएगी। अगर प्रोडक्शन सिर्फ चल रहा है, नो कंजम्पशन, तब Q पे पहुंच रहे हैं, तो Q निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, P इंटू TP। तो वही दोनों टर्म लिखे हुए हैं, वही दोनों टर्म लिखे हुए हैं, और उससे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने वो नहीं किया है, मैथमेटिक वाला पार्ट है, इजी पार्ट है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग निकालते तो ये 2 फार्मूले आते हैं, ये दोनों फार्मूले हमको एकदम याद रखने, कभी भी यूज आ सकता है। ठीक है, याद करने का तरीका कि इन्वेंट्री कॉस्ट हमेशा कम आएगी, कब आएगी, जब फैक्टर होगा P माइनस D अपॉन P, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम लोग सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करें तो लेस देन 1 है, और इसकी वैल्यू की बात करें तो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया। अब देखो इस पे एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इन कंप्यूटिंग विल्सन, ये तो नहीं है उसका, ये है, इन ए मशीन ऑफ पिंस ऑफ 15 mm डायमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है इन ए मशीन ऑफ पिन ऑफ 15 mm डायमीटर आर प्रोड्यूस्ड एट ए रेट ऑफ 1000 पर मंथ। यानी कि एक पिन है 15 mm डायमीटर की, उसको प्रोड्यूस कर रहा है किस रेट से, 1000 पर मंथ, एंड द सेम इज कंज्यूम्ड एट ए रेट ऑफ 500 पर मंथ। यानी P की वैल्यू दे रखी कितनी, 1000 है ना, और D की वैल्यू दे रखी कितनी, 500, साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कंटिन्यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, टिल द मैक्सिमम इन्वेंट्री इज रीच्ड, द इन्वेंट्री इज अलाउड टू रिड्यूस टू 0 ड्यू टू कंजम्पशन। ठीक है, वो तो अपना बताया है कि फर्स्ट मॉडल ये है कि पहले अपन लोग मैक्सिमम इन्वेंट्री तक पहुंचते हैं, उसके बाद कंज्यूम करके कहां तक ले जाते हैं, उसको 0 तक। ये सवाल में बताया है। फिर कह रहा है कि द लॉट साइज ऑफ प्रोडक्शन इज 1000, यानी Q, लॉट साइज क्या था, Q की वैल्यू कितनी है, 1000। तो पूछ रहा है द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, तो सारी चीजें उसने दे रखी हैं,
मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का हम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है, Q इंटू पी माइनस डी बाई पी। देखो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने यहाँ पे सेम फॉर्मूला निकाला था, Q इंटू पी माइनस डी बाई पी, ये फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, इसी का यूज करना है। देखो ठीक, तो Q कितना है, लॉट साइज 1000, P कितना है, प्रोडक्शन 1000, डिमांड कितनी है 500, फिर 1000। तो जब इसको सॉल्व करोगे 500 डिवाइड बाई 1000 1/2 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 500। ये क्या है, QM। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी कि बी पार्ट है अपना करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सवाल है, गेट में आया था, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। और कहाँ आया था, ये गेट में आया था। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर इसे थोड़ा टफ बनाना होता तो पूछ लेता कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट देनी पड़ती उसको, फिर होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ती। वहां कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या था कि P अपॉन P माइनस डी कर देना फैक्टर से मल्टीप्लाई EOQ में, और P माइनस डी अपॉन P से मल्टीप्लाई कर देना किसमें, अपने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वाले में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। अब इसका नाम ले लिया तो इसको भी निपटा ही देते हैं। कह रहा है, इसको हम लोग काट के अपने में कर लेते हैं, अपनी रेंज में, क्योंकि यहां पे लग नहीं पाएगा ये। ठीक है, कह रहा है इन कंप्यूटिंग विल्सन्स इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर एन आइटम। विल्सन्स और हैरिस बताया था, दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने EOQ वाला मॉडल दिया है। ठीक है, बाय मिस्टेक द डिमांड रेट, बाय मिस्टेक द डिमांड रेट एस्टिमेटेड यूज्ड वाज 40% हायर। यानी कि डिमांड जो डी थी उसको अपन ने कितना कर लिया, 1.4, यानी 40% ज्यादा एज्यूम कर लिया, एस्टिमेट कर लिया है। ठीक है, देन द ट्रू डिमांड रेट, डी से 1.4 डी। ड्यू टू दिस एरर इन द होल लॉट साइज कंप्यूटेशन द टोटल कॉस्ट ऑफ द सेटअप प्लस ये करके इन्वेंट्री होल्डिंग पर यूनिट टाइम वुड राइज अबव ट्रू ऑप्टिमम बाय अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट की बात है तो कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देखें, इसमें देखो कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई ब्रेक बिल्डअप मॉडल नहीं, कुछ नहीं है, और ना ही किसी तरीके का डिस्काउंट है। सिंपल उसने विल्सन मॉडल की बात की, हम लोग वैसे ही चलेंगे। तो उसमें अपनी कॉस्ट कितनी होती थी, 2D C0 इंटू CH, ये अपनी कॉस्ट होती थी। इसको मान ले रहे हैं हम लोग ओरिजिनल फर्स्ट। और अगर हम लोग सेकंड वाले की बात करें तो उसमें उसने एस्टिमेट किया है कितना, 1.4D, यानी कि 40% ज्यादा ओरिजिनल डिमांड से। तो अगर हम लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालें तो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1.4D C0 इंटू CH। ठीक है, तो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज में आंसर दिया है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, मतलब क्या अपन ने काम गड़बड़ा दिया है। यहाँ पे एरर कितनी है, कितने परसेंट की एरर है तो ये ओरिजिनल है, ये बाद वाला है जो अपन ने ओवर एस्टिमेट किया है। तो इसको इसमें सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग परसेंटेज एरर की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, TIC2 माइनस TIC1 डिवाइड बाई TIC1। अपन को ओरिजिनल वाले से क्या करना है, एरर निकाल के देखनी है कि भाई एरर अपनी कितनी आ रही है। तो अगर देखो सवाल, इस तरह के सवालों को जब भी कभी सॉल्व करना हो तो सिंपल तरीका है कि फॉर्मूला सेम रहने दो। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्मूला सेम रहने देंगे तो हम लोगों के लिए आसानी रह जाएगी। कैसे, ये देखो, अगर इसमें से सिर्फ हम इस वाले पार्ट को बाहर लेके आए तो कितना आता है, 1.83 अंडर रूट 1.83 अंडर रूट 2D C0 इंटू CH। ये किसकी हो जाएगी, TIC सेकेंड वाले की वैल्यू। यानी कि ये और ये टर्म क्या है, सेम है। ये और ये दोनों टर्म क्या है अपने, ठीक है, ये और ये दोनों टर्म अपने क्या है, सेम है, दोनों टर्म अपने सेम है।
उठा के रख दो, तो इसको हम लोग कुछ भी, दोनों टर्म सेम है तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाने कितना बचेगा 1.83 माइनस 1/1, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18.3%। तो अपना एरर का आंसर कितना हो गया 18.3%। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। कंपेयर करने के लिए तो बहुत ही आते हैं, ठीक है, अगर गेट में देखोगे तो एक नहीं 4-5 सवाल आए कंपेयर करने के लिए। अगर ये वैल्यू है, क्यू को ज्यादा बढ़ा दें, डी को हाफ कर दें, ठीक है। वैसे भी और सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि क्यू को हाफ कर दिया, डी को फुल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो अपना आंसर कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट मॉडल पढ़ लिया, सेकेंड मॉडल पढ़ लिया और थर्ड मॉडल पढ़ लिया। ठीक है, तो अब जब तीनों मॉडल पढ़ लिए तो ये मान के चलो कि अपना मैक्सिमम पार्ट हो गया इन्वेंट्री का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले मॉडल से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, प्रोबेबिलिटी वाले मॉडल से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। और अगर हम लोग सेकंड और थर्ड मॉडल की बात करें तो इससे एक 1-2 क्वेश्चन ही आए। अभी हम लोग फोर्थ मॉडल पढ़ेंगे, उससे एक ही क्वेश्चन आया था, 1 या 2 ही क्वेश्चन, लेकिन इस साल 2020 गेट में उसी से क्वेश्चन आया। ठीक है, उससे आया तो लोग ज्यादातर ध्यान देते नहीं है, तो लोगों से, बहुत लोगों से छूट गया, लेकिन बिल्कुल ही आसान है, याद करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसमें एक फैक्टर ऐड हो रहा है उसमें भी हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।